आज का जो हमारा टॉपिक है, आज इस ज्योमेट्री के इस सीरीज में हम लोग ये देखेंगे कि जो 4 तरह का सेंटर हमने सीखा, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, उसका रोल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, वो किस जगह पे बनता है और उसके बनने के कारण क्या क्या प्रॉपर्टीज राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। थोड़ा इसको देख लेंगे सारा कुछ, ताकि इस पे आधारित प्रश्न जिस तरह से भी पूछे जाएं हमसे, हम बना लें। देखिए ABC हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक मीडियन हम ड्रॉ करते हैं A से कहाँ, BC पर। तो चलो हमने ड्रॉ कर दिया A से BC पर मीडियन। अब इस चीज़ को समझिएगा कि जिस तरह से जनरल ट्रायंगल में मीडियन त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटा करता था, उसी तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में भी मीडियन त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब अगर इसमें भी अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि ADB का क्षेत्रफल 10 है तो ADC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये भी 10 होगा। पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 20 होगा। अनुपात भी पूछेगा तो आप बता देंगे कि 1 और 1 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आते हैं इसमें। दूसरी बात है कि जब हम एक और मीडियन देखिए मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है और ये हमने ऐसे मीडियन मिला दिया। सही है, इसका नाम हमने दिया A, यानी ये हुआ BD और ये हुआ BE, मीडियन AD और CE। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारा AD जो है ना, ABD एक ट्रायंगल है, उसमें AD क्या है, हाइपोटेनस है यानी कर्ण है। तो देखिए ये जो कर्ण बन रहा है यानी इसको हम H1 कहते हैं, और EC भी एक कर्ण बन रहा है किस ट्रायंगल में, EBC। इसका हाइपोटेनस क्या है, EC। तो ये भी हमारा एक कर्ण हो गया, इसे हम H2 कहते हैं। तो इस H1 और H2 का जो हमारा मेन AC जो है हाइपोटेनस यानी कर्ण, उसके साथ एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप को थोड़ा हम समझ लेते हैं। जैसे हम इसे परपेंडिकुलर कहते हैं यानी P, इसे हम बेस कहते हैं यानी B। तो H1 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, AB² प्लस BD² यानी P² प्लस B/2 का होल स्क्वायर है ना, ये हमारा B/2 होगा। तो H1 हमारा क्या होगा, बोलिए। H1² हमारा क्या होगा, H1² प्लस H2² हम निकाल रहे हैं। ठीक है, H1² प्लस H2²। बोलिए H1² हम क्या लिखें, P² प्लस B/2 का होल स्क्वायर यानी B²/4, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, H2² के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, P/2 का होल स्क्वायर यानी P²/4 प्लस B², ऐसा ही हम लिखेंगे। तो ये किसके बराबर हो रहा है, H1² प्लस H2² के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए हम क्या करते हैं कि P² को हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। जब आप इसे ऐड कीजिएगा तो 5/4 इंटू P² हो जाएगा। ठीक है, 5/4 इंटू P², और जब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 5/4 इंटू B² होगा। तो वो 5/4 हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर में क्या करते हैं, P² प्लस B², इस तरह से रहने देते हैं। तो ये किसके बराबर हुआ, इसके बराबर। अब P² यानी पूरा P² और B² मतलब पूरा B², ये किसके बराबर होता है, H² के बराबर यानी इसके स्क्वायर के बराबर। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये है 5/4 इंटू H²। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक रिलेशनशिप मिला कि ये किसके बराबर है बंधु, H1² प्लस H2² के बराबर है। इसी को हम एलाबोरेट करके इस तरह से लिख रहे हैं ना। तो ये बराबर इतना हुआ। तो इस 4 को जब हम इस तरफ ले आएंगे तो हमारा एक रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, H1² प्लस H2² इंटू 4 बराबर 5 इंटू H²। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम में सवाल आएगा, आप वैल्यू पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। याद रखना बेहद सिंपल है। पाइथागोरस का लॉ याद है आपको, उसमें P² प्लस B² बराबर H² होता है। इसमें
P² मतलब H1² प्लस H2² बराबर H² होगा, लेकिन इस तरफ 4 से गुना कर दीजिएगा, उस तरफ 5 से गुना कर दीजिएगा, इतना ही इसमें ख्याल में रखना है। जैसे P² प्लस B² बराबर H² होता था, लेकिन H1² प्लस H2² जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो इस तरफ 4 से गुना कर लेंगे और इस तरफ हम 5 से गुना कर लेंगे। इस तरह से हमें याद अगर रह सकता है तो अच्छा है। ये फॉर्मूला काफ़ी कारगर है, एग्ज़ाम में आपका टाइम काफ़ी सेव कर देगा। ठीक है, तो एक तो है कि अब ये समझ गए होंगे आप इसको मिटा रहे हैं, एक तो है कि इस पे आधारित प्रश्न आपका आता है, तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर भूल भी जाए तो आप में निकालने की क्षमता होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में निकाल लें। अगर भूल जाए फॉर्मूला तो फिर, और ये सवाल आपके सामने आ जाए कि भाई H1 का वैल्यू दिया हुआ है, H2 का वैल्यू दिया हुआ है, H का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, या H का वैल्यू दिया हुआ है, H1 का वैल्यू दिया हुआ है, H2 का वैल्यू दिया हुआ है, और फॉर्मूला एकदम आपको याद नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में इस सवाल को छोड़ करके कोई आसान सा सवाल पहले देखिए और इसको टिक कर दीजिए कि हमको बाद में देखना है। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग एग्ज़ाम में करते हैं कि जो कठिन सवाल है उसको पहले अटैम्प्ट कभी नहीं करते हैं, उसमें अपना दिमाग नहीं उलझाते हैं, एक आसान सवाल देखते हैं और इन सवालों को फिर छोड़ देते हैं, जिसमें ज़्यादा हम परेशान हो सकते हैं उन सवालों को हम छोड़ देते हैं लास्ट के लिए। ठीक है, कई बार क्योंकि ऐसा होता है कि कठिन कठिन सवाल आप बना लेते हैं और आसान आसान सवाल छोड़ के आ जाते हैं, जबकि मार्किंग तो सबके लिए समान है। ठीक है, आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसे मिला देते हैं, यानी ये हमारा सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये सब उसी तरह से बराबर होगा जैसे जनरल ट्रायंगल में बराबर होता था। एक चीज़ और ध्यान में यहाँ क्या रखना होगा, अच्छा ये F है ना, FB जो है वो हाफ होगा AC का। ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में वह मीडियन जो हमारा राइट एंगल वाले वर्टेक्स से चलकर सामने वाले हाइपोटेनस पे पड़ता है वह हाफ होता है किसका, हाइपोटेनस का। इसके पीछे वजह भी हमने बताया था कि मान लो एक सर्किल, किसी भी ट्रायंगल के चारों तरफ से एक सर्किल तो हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो मान लो एक सर्किल हमने ड्रॉ कर दिया इसके चारों तरफ से, किसी भी ट्रायंगल के चारों तरफ से आप एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों तरफ से आप सर्किल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें से आप चाहे भी तो सर्किल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मान लो कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ऐसा। ये सारा कॉन्सेप्ट समझिएगा, ज्योमेट्री में सारा चीज़ रिलेट करके समझना चाहिए। जैसे अगर हम सर्किल पढ़ रहे हैं तो उसमें क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट अगर समझना है तो वहीं पे हम उसको क्लियर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम क्वाड्रिलेटरल में जाके हम उसको क्लियर करेंगे, नहीं, सारा चीज़ रिलेट करके पढ़ने से ये होता है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। मान लो कि ये 150 डिग्री है और ये भी 150 डिग्री है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ से आप कभी एक सर्किल पास नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं पास होगा। लेकिन ट्रायंगल चाहे कैसा भी आप बनाइए उसके चारों तरफ से एक सर्किल पास हो जाएगा डेफिनेटली। सर्किल क्वाड्रिलेटरल में अगर पास होता तो आमने सामने वाले, हमने आपको बताया था ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक का मतलब क्या होता है, चक्रीय। चक्र का मतलब क्या होता है, यही सर्किल, इस जिस सर्किल से, जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स से सर्किल पास कर सकता है उसे हम साइक्लिक कहते हैं। समझ रहे हैं, सर्किल पास करता है इसीलिए हम उसको साइक्लिक कहते हैं। सर्किल यानी साइकिल, ठीक है, ये गोला क्या है, साइकिल है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, और यहाँ पर आमने सामने वाले कोनों का योग कितना हो रहा है, 300 डिग्री। दैट मीन्स ये कभी भी साइक्लिक नहीं होगा, यानी इससे सर्किल पास नहीं करेगा। किसी भी ट्रायंगल से, चाहे ट्रायंगल कैसा भी हो, उसके तीनों वर्टेक्स से एक सर्किल पास करेगा ही करेगा। याद रखिएगा कॉन्सेप्ट को, लिख भी लीजिएगा अगर हो सके तब। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसके चारों तरफ से हमने एक सर्किल पास करा दिया तो यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो डेफिनेटली ये हमारा क्या होगा, डायमीटर होगा, सॉरी व्यास होगा। हाँ, डायमीटर यानी व्यास होगा ये,
ठीक है। तो व्यास पर ही कहीं ना कहीं सर्किल का केंद्र होता है, तो मिड पॉइंट पर क्या होगा, केंद्र होगा। अब जब मिड पॉइंट पर केंद्र है तो ये वाला रेडियस, ये वाला भी रेडियस और ये वाला भी रेडियस, तो उस कंडीशन में तीनों ही रेडियस तो समान होता है ना, किसी सर्किल का सारा रेडियस समान होता है, तो ये तीनों समान होगा आपस में। जब तीनों समान होगा तो हमारा ये जो है मतलब ये मीडियन जो था ये सामने वाला हाइपोटेनस का हाफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। तो ये चीज़ हम आपको बता रहे थे कि ये जो मीडियन है ना ये इसका हाफ है। एकदम आप इमेजिन कर लीजिएगा, माइंड में फिगर को इमेजिन कर लीजिएगा। क्यों हाफ होगा भाई, क्योंकि इसके चारों तरफ से एक सर्किल पास कर रहा है, ऐसा इमेजिन करना। और उस सर्किल का केंद्र कहाँ पर होगा, एकदम मिड पॉइंट पर, और वहीं उसी पॉइंट पर तो ये भी लाइन जा करके मिलेगा। और सर्किल तो इससे भी पास किया है, मतलब ऐसे भी पास किया है, तो ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। दैट मीन्स ये और ये बराबर होगा, AC का आधा होगा BF, ठीक है। बस तो यही कॉन्सेप्ट था। देखिए ये जो हमारा हाइपोटेनस AC है इसका रिलेशनशिप AD और CE के साथ भी होता है, जो भी हमने देखा H1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर इंटू 4 बराबर H स्क्वायर इंटू 5, ये रिलेशनशिप होता है। दूसरा इस AC का रिलेशनशिप FB से भी होता है। क्या होता है, AC का आधा होगा FB, ठीक है। तो इसी पे आधारित प्रश्न रहता है। आइए सवाल देखते हैं सीधा। देखिए कहा गया सवाल में कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ABC जिसमें कोण B क्या है, 90 डिग्री है। तो कभी भी राइट एंगल वाला सवाल आएगा तो सबसे पहले आप एंगल को देख लीजिएगा, राइट एंगल बनाइएगा और सही सीक्वेंस में आप तीनों वर्टेक्स का नोमेनक्लेचर कीजिएगा, A, B और C। ये B हमारा कितना है, 90 डिग्री है। फिर कहा जा रहा है P और Q मध्य बिंदु है AB, ये P हुआ और ये Q हुआ, है ना। CP का वैल्यू आपको दिया गया है 3 और AQ का वैल्यू दिया गया है कितना, 2। ये है 3, ये है 2। पूछा गया है आपसे AC, तो आप क्या कीजिएगा, 4 गुना H1 और H2, है ना, H1 स्क्वायर H2 स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर इंटू 5, सही है। तो 4 9 4 13, है ना, 13 गुना 4, AC का वैल्यू क्या हो जाएगा, AC आपका हो जाएगा √4/5, 5 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, गुना ये 13 हो रहा है, 4 का 2 आपका बाहर निकल जाएगा, बस बाकी सब तो अंदर में ही रहेगा। तो 2√13/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है आपका जिसमें कहा गया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B आपका क्या है, 90 डिग्री है। तो हम एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं। ये हमारा एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, ABC, ये हमारा 90 डिग्री है और E जो है मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है बंधु, AC का मिड पॉइंट है। तो चलिए AC का ये मिड पॉइंट हमने ले लिया। अब AB का वैल्यू 6 दिया हुआ है, BC का वैल्यू 8 दिया हुआ है। विच टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ABE, ABE ये किस प्रकार का त्रिभुज है, ठीक है। तो इतना तो क्लियर है, जैसे ये हमारा E है, इतना तो हम जानते ही हैं कि ये और ये समान है, ये और ये क्या है, समान है। जब दोनों समान है तो आइसोसेलेस तो कन्फर्म होगा, लेकिन अगर ये इसके भी समान हो गया तो इक्विलेटरल होगा। तो हम देख लेते हैं क्या ये इसके समान हो सकता है। ये है 6, ये है 8, तो ये डेफिनेटली 10 हो जाएगा ट्रिपलेट के लॉ से। ये हो जाएगा 10, यानी ये रहेगा 5, तो ये भी रहेगा 5, यानी ये समद्विबाहु है लेकिन समबाहु नहीं है। तो आपका A नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगले सवाल में आते हैं।
देखिए, ठीक है, रिलैक्स होकर के सवाल को देखिए और पहले खुद से प्रयास कीजिए, ठीक है। हमेशा हमारे सामने बस एक सवाल होता है, हमेशा, और उसी सवाल को सॉल्व करना हमारा काम है। एक एक सवाल मिल करके पूरा आपका सिलेबस हो जाता है। तो एक सवाल को पहले पूरी जिम्मेदारी के साथ समझना है, उसे सॉल्व करना है और किसी भी तरह आंसर नहीं लाना है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि किसी तरह आंसर ला करके हम आगे बढ़ जाएं। देखिए, त्रिभुज है ए, बी और सी। अब कहा जा रहा है कि इसमें डी किसका मध्य बिंदु है, BC का, और ई किसका मध्य बिंदु है, AB का। फिर आपको क्षेत्रफल पूछा है किसका। अगर हम A से D को मिलाते हैं और E से C को मिलाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को कह रहा है सवाल में कि O पर काटता है। तो हमसे क्षेत्रफल पूछा गया है DOEB का, ठीक है। और हमें दिया क्या गया है, AB दिया गया है, यानी ये है 8 सेंटीमीटर, और BC दिया गया है, ये है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर हम मीडियन का कॉन्सेप्ट नहीं जाने होते ना तो ये सवाल बनाना हमारे लिए काफ़ी कठिन हो जाता। आप सोच करके देखिए कि अगर आप मीडियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानते और ये सवाल एग्ज़ाम में आपके सामने सीधा आ जाएगा तो ये सवाल काफ़ी कठिन होगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं कि एडवांस कठिन है। एडवांस कठिन नहीं है, चीज़ों को हमने ठीक से अरेंज कर लिया है तो आसान हो गया। अब इसका एरिया बताने में हमें कितना टाइम लगेगा, बस हम इसको मिला देंगे। 6 ट्रायंगल हमारा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। 6 ट्रायंगल का एरिया हमें 60 दिया हुआ है, 60 होगा ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आप काटिएगा 4, 15 चौक 60, तो पूरा अगर 60 है तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, 20, 1/3 ये दोनों मिलके होगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर में नहीं दिया है तो यूनिट स्क्वायर, ठीक है। समझते चलिएगा सारे सवालों को। अब देखिए, लगभग राइट एंगल ट्रायंगल में जिस तरह का सवाल पूछा जाता है मीडियन पे आधारित, सेंट्रॉइड पे आधारित, हमने कर लिया है। आगे और भी सवाल मिलेगा, जहाँ जहाँ सवाल मिलेगा सारा सवाल ज्योमेट्री का हम लोग प्रीवियस करेंगे। तो आगे भी अगर सवाल रहेगा मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे उसको। फिलहाल अभी इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब ये देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन सेंटर कहाँ बनता है और उसका क्या रोल होता है। तो ये हमारा दूसरा सेंटर होगा राइट एंगल ट्रायंगल में। एकदम आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। और ध्यान रखना कि हम क्लास में इंटरटेन नहीं करते हैं, चुटकुला नहीं सुनाते हैं, कहानियाँ नहीं सुनाते हैं। लोग कहते हैं कि मन ऊब जाता है एक जैसा पढ़ते पढ़ते, तो थोड़ा बीच में इंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो तो आप हमारा वीडियो पॉज करके आप जो भी इंटरटेन करना है आप कर सकते हैं। वैसे हम समझते हैं कि पढ़ाई के दरमियान ज़रूरी नहीं है इंटरटेनमेंट, हमारा ये समझना है। जैसे आप सिनेमा देखते हैं तब आप तो नहीं कहते हैं कि बीच में 2-4 सवाल बनाना चाहिए। आप लगातार 3 घंटे तक का सिनेमा देखते हैं और यहाँ आधा घंटा का क्लास होता है, 45 मिनट का 1 घंटा का क्लास होता है, तो उसमें लोग इंटरटेनमेंट ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक उपाय है कि यहाँ पर तो ऑनलाइन क्लास का ये फ़ायदा है कि आप हमारा वीडियो को रोक सकते हैं और आप जो भी इंटरटेन करना चाहें कर सकते हैं अपने आप के साथ। आइए देखते हैं, इन सेंटर को समझते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड और मीडियन को आप समझ गए हैं। और अगर नहीं समझे हैं तो रिपीट करके आप देख लीजिएगा। फिर भी समझ में बात नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, ये हमारा एक सर्किल है, ठीक है, और इसके चारों तरफ हमें तीनों तरफ हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है। ये हमने इस तरह से बना दिया।
जिन्हें एग्ज़ाम निकालना है उन्हें कहाँ इंटरटेनमेंट दिखाई पड़ता है, और जिन्हें इंटरटेनमेंट दिखाई पड़ता है उनका तो प्रीलिम्स भी ज़िंदगी में कभी नहीं हो पाता। पढ़ाई करो और साथ में शायरी सुनो, चुटकुला सुनो, ये एक ट्रेडिशन बन गया है, एक फैशन हो गया है आज के डेट में। ये हमारा ट्रायंगल है A, B और C, ठीक है। अब देखना है इसमें, इसके अंदर जो सर्किल है ना बंधु, यही हमारा क्या है, इन सेंटर है। अच्छा, इन सेंटर समझाने वक्त हमने आपको समझाया था कि अगर हम कोई लाइन यहाँ से ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, तो BC तो सर्किल का टेंजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ध्यान रखना, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप एक काम करना, अगर आपने नहीं देखा है हमारा इन सेंटर का वीडियो, तो इन सेंटर का पहला वीडियो देखिए और समझिए कि ये क्यों परपेंडिकुलर होता है। चूँकि रीज़न एक एक पता होना चाहिए आपको, तभी आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा, तभी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाई के दरमियान चुटकुला और कहानी का। अगर आपको एक एक चीज़ का लॉजिक समझ में आ रहा है तब, चूँकि इसी में इतना इंटरेस्ट आपको जग जाएगा कि बीच में कुछ दूसरा आप सुनना नहीं चाहेंगे। ये देखिए हमारा क्या है, इसका सेंटर है, इसे हमने कहा I। अब ये हमने ऐसे मिलाया, ये भी इस पे परपेंडिकुलर हो गया, ये हमने मिलाया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल भी क्या हो गया, 90 डिग्री का। तो ये अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है बंधु, 90 डिग्री का होता है। अब जब चारों 90 डिग्री का हो गया है, तो इतना तो तय है कि जो हमारा, इसको मान लो कि हमने कह लिया D, इसको हमने कह लिया E और इसको हमने कह लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना, इसे हमने F कह लिया। तो हमारा जो चतुर्भुज है BDIE, ये एक आयत तो कम से कम जरूर होगा, वर्ग हो या ना हो, आयत तो डेफिनेटली होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि चारों एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आप देखिएगा कि एक ऐसा आयत जिसका एडजेसेंट साइड कहते हैं, इसका एडजेसेंट ये है। आयत में आमने सामने वाली भुजाएं तो बराबर होती हैं, अगर एडजेसेंट यानी बगल वाली भुजाएं भी आसन भुजा, आसन भुजा कहते हैं शायद हिंदी में इसको, अगर बगल वाली भुजाएं भी समान हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट, मतलब वर्ग कहेंगे। अगर ये दोनों भी आपस में समान हो जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और देखिए EI है क्या, जो आपका अंदर में सर्किल बना है उसका रेडियस नहीं है क्या, तो ये रेडियस हो गया, और ये भी क्या हो गया, रेडियस हो गया। दैट मीन्स ये और ये भी बराबर हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आयत से बदल के वर्ग। अगर वर्ग हो गया तो ये हमारा R हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए इस पे, ये भी हमारा R है ना। अगर हम इसे मिला देते हैं, ध्यान रखिएगा कि जो सारी प्रॉपर्टीज जनरल ट्रायंगल में हमने सीखा था वो सारा यहाँ भी एप्लीकेबल होगा। मतलब ये एंगल बाइसेक्टर हमने आपको बताया था। हम बार बार कहते हैं कि ज्योमेट्री को ठीक से पढ़िएगा, एकदम रिपीट कर करके उसका इमेज आपके दिमाग में घूमना चाहिए। अगर ये थीटा है बंधु तो ये भी थीटा होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। इन सेंटर का हमने 3 डिफिनेशन बताया था। ट्रायंगल के अंदर सर्किल जो बनता है उसके केंद्र को अंतः केंद्र यानी इन सेंटर कहते हैं। वह बिंदु जहाँ पर तीनों एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल का मिलता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। वह बिंदु जहाँ से तीनों भुजाएं यानी तीनों साइड त्रिभुज का सम दूरस्थ यानी इक्विडिस्टेंट होता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। तो देखिए तीनों भुजा आपका इक्विडिस्टेंट है। दूरी हम केंद्र से कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर डाल करके। जो परपेंडिकुलर का लेंथ होता है वही डिस्टेंस होता है, ये भी हमने कई बार आपको बताया है, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत तकलीफ हो समझने में तो इसका मतलब समझिएगा या तो आप पहले वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं या फिर आपने उसका रिवीजन नहीं किया, ठीक से आपको याद नहीं है। समझ रहे मेरी बात को। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, हमने आपको पहले भी सिद्ध कर दिया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। जो एंगल बाइसेक्टर है जो इन सेंटर से मिलता है तो 2 ट्रायंगल यहाँ बनता है,
ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम होगा। आपको याद होना चाहिए, ऐसे हमको बताने में भी कोई टाइम नहीं लगेगा। सर्वांगसम क्यों होगा? सो देखिए, ये कोण आपका 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है, ये आपका और ये बराबर है, रेडियस रेडियस, और ये कॉमन है। तो अगर ये हमारा कॉमन है ही, जो कि दोनों ही ट्रायंगल में हाइपोटेनस का काम करेगा, चूँकि ये 90 डिग्री है और ये बराबर है ही, तो हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर भी इक्वल हो गया, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा? अपने आप इक्वल हो जाएगा। यानी ये और ये दोनों ट्रायंगल का तीनों संगत भुजा जो है वो समान है। जब तीनों संगत भुजा समान होगा तो ट्रायंगल को सर्वांगसम होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी हमारा ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा? सर्वांगसम होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम कह सकते हैं कि AE और AF क्या है? समान है। AE और AF क्या है? समान है। अच्छा, अगर हम AB को P कहते हैं यानी परपेंडिकुलर, और BC को हम B कहते हैं यानी बेस, तो बताइए AE किसके बराबर होगा? P माइनस R के बराबर। तो AF भी किसके बराबर होगा? P माइनस R के बराबर। समझते चलना चीज़ों को। उसी तरह से DC किसके बराबर होगा? B माइनस R के बराबर, क्योंकि पूरा ये B है और ये है R, तो ये हमारा किसके बराबर होगा? B माइनस R के बराबर। तो ठीक उसी तरह से, चूँकि ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, तो ये भी हमारा क्या होगा? B माइनस R के बराबर। तो हम कह सकते हैं ना ऐसा कि H बराबर P माइनस R प्लस B माइनस R। अब क्या कीजिए, दोनों R को एक तरफ लेके चले आइए और H को उस साइड लेके चले जाइए, तो 2R आपका इस साइड में आ जाएगा, बराबर क्या होगा? P प्लस B, R यहाँ सॉरी P प्लस B माइनस H, तो R बराबर क्या हो जाएगा? P प्लस B माइनस H बटा 2। मतलब किसी त्रिभुज का तीनों भुजा, किसी समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा दिया हुआ है, मतलब परपेंडिकुलर बेस, दो ही भुजा दो ना भाई, परपेंडिकुलर और बेस दे दो। मान लो किसी त्रिभुज का परपेंडिकुलर है 10, है ना, ये 10 नहीं लेते हैं, कुछ और लेते हैं ताकि ट्रिपलेट में हमारा आराम से आ जाए। चलो 10 ही ले लेते हैं। और परपेंडिकुलर क्या है? 10, बेस है 24। तो आपसे पूछेगा कि इसका इन रेडियस का वैल्यू क्या होगा। आप क्या कीजिएगा, सीधा इसका हाइपोटेनस पहले निकालिएगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, यानी कर्ण कितना हो जाएगा? 5 12 तो 13, 5 12 13, ये भी हमारा ट्रिपलेट होता है ना। तो 5 दूना 10, 12 दूना 24, तो 13 दूना 26, 26 हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस। तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P प्लस B माइनस H बटा 2, यानी 34 माइनस 26, 12 बटा 2, 6, है ना। तो इस तरह से सवालों को हम बना लेंगे। एक तो इसी पे आधारित आपका सवाल रहेगा, और बाद बाकी वो सब सवाल जो आपका जनरल ट्रायंगल में हुआ करता था वो सब इसमें भी रहेगा, तो वो भी आपसे बन जाएगा आराम से, क्योंकि उसमें आपने सीख लिया था। ठीक है, तो आइए सीधा हम सवाल पे चलते हैं। इसमें और कुछ समझना है नहीं, आप आराम से बैठ करके अपने कॉपी पे ये फिगर बनाइए और उसमें अपना दिमाग लगाइए। इन सेंटर आपने पहले पढ़ा हुआ है हमसे, हमारा वीडियो आपने देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए, और देखने के बाद अगर आपने देखा है तो आप इसका फिगर बनाइए। अगर उधर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसका एक चित्र बनाइए अपने कॉपी पे और उस पर पूरा अपना दिमाग लगाइए। देखते रहिए उसको कि क्या क्या है इसमें। ज्योमेट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें हर एक डायमेंशन, हर एक जो इसका मतलब स्ट्रक्चर है उसको आप ध्यान से देखिए, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो है यही है आपका कि परपेंडिकुलर और बेस आपको दिया हुआ है 6 और 8, पूछा क्या गया है इन रेडियस। आप करेंगे क्या, सीधा h निकाल लीजिएगा। 3 4 है 5 होगा, यानी h आपका कितना हो जाएगा 10। तो रेडियस क्या होगा p प्लस b, यानी 8 से 14 माइनस 10 यानी 4 बटा 2 यानी 2, है ना। 6 प्लस 8 माइनस 10 बटा 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए
सवाल में आपको ए बी और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है और छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। आप क्या कीजिएगा, ट्रायंगल का एरिया निकाल के सर्किल का एरिया उसमें माइनस कर दीजिएगा। ट्रायंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है, 6 चौक 24 हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 8 है ना, तो कट जाएगा 8, 4 रह जाएगा, 6 चौक 24, 1/2 इंटू 6 इंटू 8, ये कट के क्या हो जाएगा 24। ठीक है, अब देखिए हम सर्किल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, इन रेडियस। अगर ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, हो जाएगा, तो इन रेडियस हमारा क्या होगा 8 से 14 माइनस 10/2 यानी 2। ठीक है, इन रेडियस हमारा हो जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया है, ट्रायंगल का एरिया ये है, इन रेडियस 6 + 8 माइनस 10/2 यानी 2। तो फिर सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा पाई आर, आर यानी 2, तो पाई आर स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो 4 पाई आपका हो जाएगा। इन सर्किल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई। तो हम करेंगे क्या, पूरे के क्षेत्रफल में यानी 24 में हम माइनस क्या कर देंगे 4 पाई। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में मान लो इतना ही अगर आंसर दिया हुआ रहेगा तो हम क्यों सॉल्व करने जाएंगे। अगर डेसिमल में दिया हुआ रहेगा तो पाई का मान 22/7 रख करके हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बंधु, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के चारों तरफ, मतलब पहले हम एक सर्किल बना लेते हैं और इसके अंदर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल डाल देते हैं। ये देखिए हमने राइट एंगल्स में बना दिया। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है ए बी सी, जब भी सरकम सेंटर का सवाल आएगा यानी जब भी मुद्दा होगा सरकम सर्किल का, तो हमारा जो ये डायगोनल हाइपोटेनस जो है यानी ए सी, वो उस सर्किल का परिवृत्त का यानी सरकम सर्किल का क्या होगा डायमीटर होगा। क्या होगा डायमीटर, और इसका मिड पॉइंट क्या होगा उस सर्किल का यानी उस वृत्त का केंद्र, जिसे हम कहते हैं सेंटर। ये हमारा सेंटर है। ठीक है, अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से अगर आप लंब यहाँ डालिएगा तो ए बी क्या है, ए बी है सर्किल का जीवा यानी कोड, और कोड पर कभी भी सेंटर से डाला गया लंब कोड को 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर ये पॉइंट डी है तो ए डी और डी बी हमेशा क्या होगा बराबर होगा। ये हमने पहले भी आपको बताया था, नहीं तो आप समझ लीजिए 1 मिनट भी नहीं लगेगा समझने में। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सर्वांगसम हो जाएगा। क्यों सर्वांगसम हो जाएगा, क्योंकि ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस होने के कारण बराबर है, ओ डी कॉमन है दोनों में। ठीक है, और ये हमने चूंकि परपेंडिकुलर डाला है तो ये एक समकोण त्रिभुज है। किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजा अगर बराबर हो जाए, तीसरी भुजा अपने आप बराबर हो जाती है, यानी डी बी और डी ए क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब याद रहेगा आपको, हमेशा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन लंब डालिएगा तब। या फिर हम ये कह सकते हैं कि केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ बस इसमें समझ लीजिए, इसका सवाल आराम से बन जाएगा, इसमें कुछ रहता ही नहीं है। तो यहाँ से भी हम अगर लंब डालेंगे तो क्या होगा, ये बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देगा, है ना। जैसे ए डी और डी बी बराबर था वैसे ही ये अगर पॉइंट ई है तो बी ई और ई सी भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। अगर हमें ए बी का वैल्यू दिया जाए, बी सी का वैल्यू दिया जाए और हमसे पूछे कि परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो यही सब सवाल इसमें रहता है, कोई कठिन सवाल नहीं रहेगा, इसका सीधा सवाल पे ही हम आ जाते हैं। देखिए शॉर्ट में सवाल को हमने लिख दिया है, ज़्यादा लंबा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। एक समकोण त्रिभुज है, उसका परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, तो उसके सरकम सर्किल यानी परिवृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। अब ये तो इतना तो समझ में बात आ गई होगी ना कि परिवृत्त जो होगा समकोण त्रिभुज का, उसका रेडियस जो है वो त्रिभुज के हाइपोटेनस का आधा होगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी।
है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसके चारों तरफ से हम एक सर्किल खींच देते हैं, देखिए हमने कहा ना कि कभी भी त्रिभुज के चारों तरफ से आप सर्किल खींचिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए सर्किल खींच के त्रिभुज उसके अंदर बनाइए। तो केंद्र इसका कहाँ होगा, इसी पर कहीं ना कहीं होगा, कहीं नहीं कहीं क्या, ठीक बीच में होगा। जब केंद्र ठीक बीच में होगा तो रेडियस इसका कितना होगा, ये वाला रेडियस हो जाएगा। ये केंद्र क्यों बीच में होता है ये हमने कई बार बताया है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए ये डायमीटर हो जाता है सर्किल का। तो जितना डायगोनल है उसका आधा क्या हो जाएगा, रेडियस। डायगोनल हमारा कितना है, अच्छा 5 है, 12 है, तो ये 13 हमारा हो जाएगा। मतलब सॉरी डायगोनल नहीं, हाइपोटेनस और सर्किल का डायमीटर, ट्रायंगल का हाइपोटेनस, सर्किल का यही क्या है, डायमीटर। तो हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, 13। दैट मीन्स डायमीटर हमारा क्या हो गया, 13। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 13/2। क्षेत्रफल पूछेगा तो πr² यानी 13/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल में देखो, आपसे कहा जा रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B आपका कितना है बंधु, 90 डिग्री है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये हमारा ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया, जहाँ B हमने 90 डिग्री ले लिया। अब कहा जा रहा है परिकेंद्र। जैसे ही हम समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र देखेंगे हमें कौन सा बिंदु याद आना चाहिए, कभी भी समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र आपने लिखा देखा, आपका दिमाग में झट से आना चाहिए कि वो परिकेंद्र कहाँ पर होगा, जो हाइपोटेनस है उसका मिड पॉइंट पर होगा। कहाँ पर होगा, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। अब कहा जा रहा है कि यहाँ से हमने लंब खींचा, किस पर, AB पर, तो खींचिए, ठीक है। और फिर किस पर खींचा गया, BC पर, दोनों पर खींच लीजिए लंब, ठीक है। अब इस लंब का लंबाई कितना दिया गया है, 3 सेंटीमीटर। AB पर जो खींचा गया है उसका लंबाई है 3 सेंटीमीटर और BC पर जो खींचा गया है उसका लंबाई है 4 सेंटीमीटर। अगर यहाँ दिमाग काम करना बंद कर दे, आपको याद नहीं रहे, आप भूल गए हैं, अगर आप भूल गए हैं कि ये और ये बराबर होता है, कुछ माइंड काम नहीं करे, तो आप सीधा इसके चारों तरफ एक सर्किल बनाइए। सर्किल बनाइएगा तो आपका थोड़ा देर में दिमाग जो है ये कहेगा कि अच्छा केंद्र से हम AB जीवा पर लंब खींच रहे हैं ना, ये तो जीवा हो गया ना। तो जैसे ही लंब खींचेंगे तो ये क्या करेगा, इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी हमारा ये और ये बराबर हो जाएगा। इन चीज़ों को समझना बंधु, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर अच्छे से होके जाना है। प्रिपेयर होने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि हम सवाल बना रहे हैं बस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हमें वहाँ पर ये याद नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, तो हर एक रास्ता जो है ना वो देख करके जाना है, हर एक रास्ता देख करके जाना है। तो अगर ये 3 है, देखिए ये और ये बराबर, ये और ये बराबर, तो अगर ये 3 है तो हमने आपको बताया था ना कि ये वर्ग हो जाता है, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा। अच्छा यहाँ पर ये आयत हो जाएगा ना, वर्ग कब हुआ था, वो शायद कहीं और हुआ था वर्ग, या इसमें ही हमने आपको गलती से बता दिया था कि वर्ग हो गया। वर्ग नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर वाला और ये वाला समान तो है नहीं। हाँ ये और ये समान अगर हो तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ये रेडियस नहीं है, अगर रेडियस ये होता तो ये वर्ग होता, ठीक है। तो अगर हमने गलती से आपको इसके बारे में वर्ग बता दिया, क्योंकि हमको याद आ रहा है कि कहीं हमने आपको ऐसा वर्ग बताया है, या शायद इन रेडियस में बताया होगा, जहाँ भी बताया होगा आप ध्यान में रखिएगा कि ये वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। तो ये अगर 3 है तो ये क्या होगा, 3। ये अगर 4 है तो ये क्या होगा, 4। हाँ लेकिन आयत डेफिनेटली होगा, क्यों, क्योंकि हम लंब डाल रहे हैं तो हर एक जगह पर 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। ये 90 है ही, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये अपने आप 90 हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा। तो ये 3, ये 3, ये 4, ये भी क्या होगा बंधु, 4। अच्छा हाँ अब याद आ गया, हमने आपको इन सेंटर में बताया था ये चीज़, इन सेंटर में वर्ग होगा ये वाला चतुर्भुज। अब कहा जा रहा है कि इस सर्किल का परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो परिवृत्त का रेडियस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का ये दोनों भुजा तो हमें पता चल गया ना बंधु, ये है 6 और ये कितना है 8, ये है 6 नहीं ये है 8, ये है 8 और ये है 6,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही बात है। ये हमारा कितना आ जाएगा 10, है ना, 8 6 6 8 10 ट्रिपलेट, ये कितना हो जाएगा 10, 3 4 5 वाला ट्रिपलेट है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r यानी 5 स्क्वायर, 25 पाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सब सवाल अगर ठीक से हम एक एक चीज़ को नहीं देखते हैं, परिवृत्त हम पढ़ रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, और उसे अगर हमने ठीक से उसका अवलोकन नहीं किया है तो फिर इन सवालों को बनाना ही कठिन हो जाएगा। सवाल, हम हमेशा आपसे कहते हैं कि सवाल कठिन नहीं होता है, जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल सवाल में हो रहा है अगर उस कॉन्सेप्ट को आप जान रहे हैं तो वो आसान है, अदरवाइज कठिन है सवाल। ठीक है, जैसे देखिए 3 2 5 7 9 8 4, इसमें गुना करने के लिए क्या है 7 3 2 4 5 6, तो एक सामान्य आदमी के लिए हमेशा ही कठिन है। आप समझ रहे मेरी बात को, एक सामान्य आदमी के लिए ये सवाल हमेशा ही कठिन है। लेकिन ज्योमेट्री एक सामान्य आदमी के लिए हमेशा कठिन नहीं है। ज्योमेट्री एक सामान्य आदमी के लिए बस तभी तक कठिन है जब ज्योमेट्री में इस्तेमाल होने वाले कॉन्सेप्ट को हमने बारीकी से नहीं देखा। जिस समय हम सारे कॉन्सेप्ट को बारीकी से देख लेंगे ज्योमेट्री बहुत आसान, हल्का फुल्का एकदम हो जाएगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं। सवाल में कहा गया है, सीधा सवाल हम लिख देते हैं, सर्कम रेडियस आपको दिया गया है, सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस समझते हैं ना, परित्रिज्या ऐसे हिंदी में कहेगा, परित्रिज्या। इसकी लंबाई आपको दी गई है कितना 5 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है भाई, सर्कम रेडियस की लंबाई आपको दी गई है 5 सेंटीमीटर। और ये सर्कम रेडियस है किसका, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC का, ट्रायंगल ABC का। पूरा सवाल लिख करके हम वक्त बर्बाद नहीं कर रहे हैं, जहाँ एंगल B आपका 90 डिग्री है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, पूरा सवाल लिख करके भी क्या होगा। और फिर आपको दिया गया है BC का लंबाई 6 सेंटीमीटर। और पूछा गया है सवाल में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये मोबाइल फ़ोन आने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कभी भी कहीं से आपको कुछ भी सुनने को मिल सकता है। चूँकि इस देश में डेमोक्रेसी है तो लोग समझते हैं कि हम कहीं भी कुछ बजाएं, उस पर कोई पाबंदी हम पे नहीं लगा सकता है। ये गलत है। ट्रेन में आप जाइए, वहाँ बीच में आप बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से फ़ोन बजाना स्टार्ट कर देगा। एक गाना इस तरफ से बज रहा है, एक गाना इस तरफ से बज रहा है, सामने कोई समाचार सुन रहा है, वो सारी आवाज़ कान में एक बार जाती है। वही यहाँ का माहौल अभी मुझे महसूस हो रहा है, 3-3 फ़ोन का आवाज़ आ रहा है। ठीक है, चलिए चलता है सब। कहा गया सवाल में सर्कम रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। सबसे पहले एक ट्रायंगल हमने बना लिया ABC। ठीक है, सर्कम रेडियस 5 सेंटीमीटर है, यानी AC हमारा 10 सेंटीमीटर होगा। इसमें आपको 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगना चाहिए, 1 भी सेकंड नहीं। क्योंकि सर्कम रेडियस का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम रेडियस होता है कौन, हाइपोटेनस का आधा। सर्कम सेंटर कहाँ, हाइपोटेनस पे। ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा तो इसका सवाल छूटेगा ही नहीं। अब ये 10 सेंटीमीटर है और BC आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये 3 है 4 5, तो ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालने में कितना टाइम हमें लगेगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 8 या 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था सर्कम रेडियस, फिनिश हो गया। आ जाइए हम आपको अब ऑर्थो सेंटर भी दिखा ही देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए इसमें ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा, पहले आप अपना कॉमन सेंस लगाइएगा। अगर आप पहले से जानते हैं तब तो फिर बात अलग है, तब आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, मतलब आपके माइंड का एक्सरसाइज का मौका आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है, तो आप अपना माइंड यहाँ पर थोड़ा लगाइए, आपके माइंड का एक्सरसाइज होगा, और जब मिल जाएगा ना ऑर्थो सेंटर तो खुशी होगी। ठीक है, अब हम बताते हैं। पॉज करके आपने प्रयास कर लिया होगा, हम उम्मीद करते हैं। अब हम बताते हैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी। दो वर्टेक्स लीजिए। देखिए पहला वर्टेक्स ये हुआ, दूसरा वर्टेक्स ये हुआ। ऑर्थो सेंटर कहाँ मिलता है, लंब केंद्र कहाँ बनता है, इस वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पे हम लंब डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो सामने वाले भुजा के परपेंडिकुलर हम क्या यही ना डालेंगे। अच्छा, अब इस भुजा से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, तो आप कहाँ डालिएगा, यही ना डालिएगा। तो दो अभिलंब, दो अल्टीट्यूड तो इस बिंदु पर मिल गया, तीसरा अल्टीट्यूड भी इस बिंदु पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस वर्टेक्स से सामने वाले भुजा पे लंब डालना है। तो एक यहाँ से हमने लिया और यहाँ हमने लंब डाल दिया, तो तीनों अल्टीट्यूड हमें मिल गया। पहला अल्टीट्यूड ए बी, दूसरा अल्टीट्यूड बी सी और तीसरा अल्टीट्यूड बी डी, है ना। अब तीनों अल्टीट्यूड कहाँ मिल रहा है, बी पे मिल रहा है। यानी ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ बनेगा, जहाँ पर आपका 90 डिग्री वाला वर्टेक्स है। एक सवाल तो यही पूछा गया है सीजीएल में कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोण बी 90 डिग्री है तो उसका ऑर्थो सेंटर कहाँ बनेगा। आंसर क्या होगा, बिंदु बी पर। ठीक है, और दूसरा इसमें जो सवाल आता है वो सवाल हम पहले ही आपको करा दिए हैं, याद है ना। सिमिलरिटी में हमने बताया था कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, और पूरा वाला भी ट्रायंगल, मतलब 3 ट्रायंगल यहाँ पर है जो कि सिमिलर होता है। जिसमें हमने बताया था कि मान लो कि ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो जैसे ही ये सवाल है ना कि बी से सामने वाले हाइपोटेनस पर लंब डाला गया, आप फट से कीजिएगा क्या, ये से थीटा और इसे क्या अल्फा। अब ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ, इतना ही नहीं, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल भी सिमिलर हुआ। यानी 3 ट्रायंगल जो बन रहा है यहाँ पर, एक मेन बड़ा वाला, एक ये और एक ये, तीनों का तीनों क्या होगा बंधु, सिमिलर होगा। और उस पर सवाल भी हमने कई कराया है। तो फिलहाल यहाँ पर ऑर्थो सेंटर पे जो सवाल है हमारे पास, वो सब कराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमने पहले ही करा दिया है आपको। आगे जितना भी सवाल ऑर्थो सेंटर का मिलेगा, जब सवालों का सिलसिला हम लोग का स्टार्ट होगा, एक और क्लास अभी थ्योरी का चलेगा मेरे ख्याल से, सेंट्रॉयड वाला, सॉरी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला, उसके बाद हम लोग सवाल स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, अभी काफ़ी टाइम लगेगा ट्रायंगल में, क्योंकि सवाल भी बहुत सारा है इसका, तो सारा सवाल करेंगे। ऑर्थो सेंटर का जितना भी सवाल रहेगा सारा क्षण के सामने आ जाएगा, तो सवाल एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप भूल गए हैं तो अभी कर लीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और थोड़ा शेयर